संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। जा ही रहे हैं, खूब जा रहे हैं, और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पूरे देश के लिए है। जिसकी एक मिनट जिसकी इच्छा है वो भेजेगा। अभी तो फौज में चलो अपनी दीदी मर्जी कुछ का हो गया बोलिए। सोनिया अगर दी युवाओं को ही ये जो सेवा के लिए जाना चाहते हैं उनको ये स्कीम नहीं चाहिए तो फिर क्यों थोपी जा रही है? तो ये मत थोप ले। कौन रहा है? थोक नहीं तो देश की सुरक्षा पे बड़ा नहीं कंपलसरी तो नहीं है ये। मामला है। कहाँ से एक मिनट, जिसको नहीं जाना है वो मत जाए। अभी जो 1 लाख मैंने आपको उदाहरण दिया, एयरफोर्स के अंदर अप्लाई किया है, तो किसी ने तो अप्लाई किया, अपने ही देश के लोग हैं। बेरोजगारी की दर बहुत है। बेरोजगारी नहीं, फौज में युवाओं की जरूरत है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि युवाओं की जरूरत नहीं है सर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, पिछले कुछ दिनों पहले भारत की तीनों सेनाओं में रिक्रूटमेंट या भर्ती की एक नई प्रणाली शुरू की गई है जिसका नाम अग्निपथ है। और इसके द्वारा जो लोग, जो युवा इंडक्ट होंगे, जिन युवाओं को काम मिलेगा, जो भर्ती होएगी जिनकी, उनको अग्निवीर इस प्रकार से एक नया नाम दिया जा रहा है। ये योजना बहुत ही समय को देखते हुए बड़ी अच्छी है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये साहस दिखाया है कि इस प्रकार के जो नवीन या जो नए वक्त जिन चेंजेस को मांगता है, जिन बदलाव को वक्त मांगता है, उन बदलावों को करने का उन्होंने साहस दिखाया है। मैं आपको ध्यान दिला दूं, जैसे हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर समय के साथ नई टेक्नोलॉजी आती है, समय के साथ नई सोच आ जाती है और उसमें एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। उदाहरण के नाते, जैसे पीछे आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले खेती करने की प्रणाली पशुओं के साथ होती थी, खुद आप लगे होते थे, परंतु समय के साथ उसमें बदलाव आया। आज के दिन कोई भी व्यक्ति अगर उसी प्रणाली के साथ काम करेगा तो वो पिछड़ा हुआ कहलाएगा और वो प्रणाली आज के दिन सुचारू नहीं होएगी। ऐसे ही अन्य टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विश्व के अंदर आती गई, यातायात के साधन बढ़े। पहले सड़कें लोग पैदल चलते थे या घोड़ा गाड़ी के ऊपर चलते थे, घोड़ों पे चलते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, गाड़ियाँ आ गई, सड़क बनने लग गई। ऐसे ही ट्रेन आ गई एक समय के बाद, ऐसे ही वायुयान आ गए। अभी आगे आगे स्पेस के अंदर का भी सिस्टम बनता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे सेना के अंदर समय के साथ एक बदलाव आने की आवश्यकता थी। पुराने ज़माने में आपको ध्यान होगा, सेनाएं जो होती थी वो तीर कमान के साथ लड़ाई लड़ा करती थी, परंतु वक्त के साथ बदलाव आया, बंदूक आ गई। अब राइफ़ल भी बदलती जाती हैं, हर 10-15 साल 20 साल में नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार आपको चाहिए होते हैं। ऐसे ही जो सेना के अंदर इंडक्शन की स्कीम है, पहले साइबर वॉरफेयर नहीं होता था सेना के अंदर। आज के दिन पिछले 10 साल में, 15 साल में नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से एक नया फील्ड आ गया है। उससे भी पहले अगर आप चले जाओ तो हवाई जहाज़ों के साथ लड़ाई नहीं होती थी 100 साल पहले, पर बदलाव आया और सेना को एक नया ही अंग, पूरा का पूरा विंग बनाना पड़ा जिसका नाम एयरफोर्स कर दिया है। और फिर हवाई जहाज़ वगैरह आ गए। अब लेटेस्ट ड्रोन आ गया है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन के लिए एक नए टाइप की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे ही मैं इसके बारे में बता रहा था, ये भी एक चेंज है जो वक्त हमारे से, जो वक्त की एक मांग हो गई है जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। पहली बार अग्निपथ टाइप की स्कीम का नाम, मतलब ये तो अभी वर्तमान की भारत सरकार ने इसको नाम दिया है, परंतु ये मांग या इस प्रणाली का जिक्र 88 के अंदर, 88 के अंदर उस समय के जनरल रैना होते थे। तो जनरल रैना ने नवीनीकरण की दृष्टि से क्या क्या सुझाव
सेना को मॉडर्न बनाने के उस समय के हिसाब से वक्त के हिसाब से बनाने की बात जो हुई थी, उसमें 88 में पहली बार इस प्रकार की बात आई थी। आगे चल के 99 में, मतलब 11 साल के बाद ही 88 से कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध के बाद उस समय जनरल वीपी मलिक होते थे आर्मी के चीफ, उन्होंने भी यही बात रखी बाद में जब समीक्षा हुई कि हम किस प्रकार से और अच्छी प्रकार से युद्ध लड़ सकते थे। तब भी ये बात निकल के आई कि हमारी जो सेनाओं के अंदर है एवरेज एज 33 ईयर्स है और हमारे को ये कम रखनी चाहिए 26। इस स्कीम के आने से 26 वर्ष हो जाएगी एवरेज एज। क्यों चाहिए ये आवश्यकता? हम सबको मालूम है सेना के अंदर फिज़िकली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फिज़िकल फिटनेस की। फिज़िकल फिटनेस जितना युवा व्यक्ति होगा उसके अंदर रहेगी। आप चाहे स्पोर्ट्स के अंदर देख लीजिए, एक लेवल से बड़ी अगर उम्र आपकी हो जाती है तो आपके पीक परफॉर्मेंस आपकी फिर ख़त्म हो जाती है उस समय के हिसाब से। ऐसे ही सेना के अंदर खास करके कारगिल के युद्ध में पहाड़ी क्षेत्र था, मैं भी उस समय उस युद्ध के अंदर था। तो बाद में ये हिसाब लगाया गया कि भाई काफ़ी जगह परफॉर्मेंस हमारी इस वजह से अच्छी नहीं हुई क्योंकि जो सैनिक थे उनकी उम्र बड़ी थी, इसलिए उनकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। तो ये तब से हिसाब किताब चलता आ रहा है, तब से रिकमेंडेशन होती आ रही है बार बार सेना के आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से। परंतु अब जाके ये हिम्मत दिखाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। हम सबको मालूम है इस मामले में प्रभु की कृपा है उन पे, वो हिम्मत रखते हैं और किसी प्रकार के दबाव में नहीं आते हैं। अब स्वाभाविक था जैसे ही उन्होंने एक ये नवीन प्रकार की भर्ती की प्रणाली को लेके आए तो विपक्ष ने उनको अपोज करना ही था। कांग्रेस जो कि प्रमुख राष्ट्रीय लेवल पे एक पार्टी है जो अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। कल भी महाराष्ट्र के अंदर आप सबको मालूम है क्या हुआ है, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार चली गई है। तो वो बड़े खिन्न होते जा रहे हैं, वो बड़े हतोत्साहित होते जा रहे हैं और हर लेवल पे एक ओछी राजनीति के अंदर आ गए हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि भाई ये देश के लिए कितनी प्रभावशाली एक योजना है। उनके टाइम से ये मांग आ रही है, जैसा मैंने अभी 2 कमेटियों का बताया, और भी जगह रिकमेंडेशन रही होगी। तो उन्होंने पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी इस नई प्रणाली को अपोज करने के लिए, इस सारे सिस्टम को ख़राब करने के लिए उन्होंने एक कोशिश की है और कोशिश भी विफल होती जा रही है। परंतु बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश के अंदर जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और माननीय मनोहर लाल जी सीएम साहब हैं, उनने बैठ के ये किया कि भाई जितने भी हरियाणा के अंदर पार्टी से जुड़े हुए सैनिक हैं वो सब अलग अलग ज़िलों के अंदर जाएं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रेस के माध्यम से इस सारी स्कीम के बारे में एक बार बताएं। उसी निमित्त मेरी ड्यूटी कल हम लगी हुई है। आज मैं सिरसा आया हूँ, कल हिसार में थे हम लोग, जनरल डीपी वत्स थे जो राज्यसभा से एमपी हैं, और अभी सुबह मैं फतेहाबाद में था। अब आप सबके बीच में यहाँ पे आया हूँ। आपसे एक बार रूबरू होने के बाद, बातचीत होने के बाद फिर हम कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बैठेंगे और स्कीम के बारे में सारी नई जो कुछ भी काफ़ी कुछ तो सामने आ चुका है, फिर भी कई बार कुछ लोगों की शंका समाधान होती है, तो वो सारे के सारे हम करेंगे। स्कीम की डिटेल्स सबके सामने हैं, खुले में है। जो पीछे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनने एक बार नहीं 2 बार या 3 बार ये कहा है कि इस स्कीम के समीक्षा हर वर्ष लगातार होगी। इसमें कोई अगर संशोधन करनी है, इसमें कोई चेंजेस लेके आने हैं, वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से लाएंगे। और ये एक नेचुरल प्रक्रिया भी होती है जब भी कोई नई चीज़ आती है। पीछे जाए जैसे जीएसटी को हमने लगाया अपने देश में, काफ़ी देशों में जीएसटी विफल रही,
काफ़ी देशों में जीएसटी को लगाने के बाद रोल बैक करना पड़ा, परंतु यहाँ पे अपने देश में 25 से ज़्यादा संशोधन एकदम से करने पड़े थे और जीएसटी यहाँ बड़े बढ़िया ढंग से उस समय उसकी भी खूब अपोज किया। उससे पहले नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी को भी खूब अपोज किया। तो ऐसे विपक्ष का एक काम हो रखा है कि अच्छा हो या बुरा हो, उनने इस चीज़ को ख़राब करना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ सैनिक भी इस स्कीम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते हैं। उसमें कई सीनियर जनरल हैं, ठीक है, वो अपने अपने मत होते हैं और कई बार वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं या किसी एक विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से वो अपना मत रखते हैं और इसलिए उनका मत थोड़ा सा अलग भी दिखाई देता है। 4 साल की ये एंट्री स्कीम है। 4 साल के बाद एक बात आती है कि जी इसके अंदर नौकरी फिर क्या होगा। मैं तो कहूँगा कि अब वाली तो बहुत बढ़िया है ये। पहले तो सैनिक 35 साल के करीब की उम्र के बाद वो घर आ जाते थे, तो 35 वर्ष के बाद ना आप बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के हुए, ना आप युवा रह गए। और यहाँ तो आप 17.5 की एंट्री और 21 की अपर लिमिट है। 26 एक साल के बाद आप जब वापस आते हो तो आपको तो तुरंत एकदम से एक नए करियर अभी तक आपका शुरुआत भी नहीं हुआ है और उतने में ही 11,71,000 रुपये टैक्स फ्री आपको मिलेगा, जिसमें 50% आपका कंट्रीब्यूशन है और 50% भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है। और 16 जो भाजपा की रूल्ड सरकारें हैं उनने तो ये कह दिया है भाई हर चीज़ में आपको हम नौकरी देंगे, बल्कि हरियाणा सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि 100% की हम गारंटी लेते हैं कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इससे तो बढ़िया कोई स्कीम हो ही नहीं सकती, आपकी आगे की भी गारंटी होगी। एक बात आती है कि जी इसके अंदर पेंशन वगैरह नहीं है। भाई स्वाभाविक है, 4 साल में कैसे कोई पेंशन दे सकता है। पेंशन तो फिर जहाँ जिस दूसरी नौकरी के अंदर आप लगोगे वहाँ उसके जो रूल्स है, वो जो टर्म्स कंडीशन है, वहाँ पे अपने आप आपको नौकरी मिल जाएगी। आप अपने आप उनकी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से आपको पेंशन या बाकी जो सहूलियत हैं, मेडिकल की फैसिलिटी हैं या और कोई चीज़ें, वो सारी की सारी आपको मिलेंगी। इस प्रकार से एक बरगलाने का सारा विषय चला हुआ है। एक उदाहरण दे के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, फिर आपके प्रश्न उत्तर ले लूँगा। अभी एयरफोर्स ने मात्र कोई अनुमानित 3,000 वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया है और उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो बता रहे हैं कि 1 लाख प्लस उसके अंदर आवेदन आ चुके हैं 3,000 नौकरियों के लिए और 5 तारीख उसकी अंतिम डेट है, तो तब तक और भी ज़्यादा आएंगे। जितना भी आंदोलन हो रहा है, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, सैनिक जो बनने की इच्छा रखते हैं उसमें बिल्कुल मेरे हिसाब से इन्वॉल्व नहीं हो सकते कहीं पे भी। प्योर एंड प्योर एंटी नेशनल एलिमेंट हैं और कई जगह तो पकड़ में भी आ गए हैं। उनको हमारे को तार भी पुलिस ने पता कर लिया है कि भाई ये कहाँ से प्रेरित हैं, ये उस एज ब्रैकेट के ही नहीं है जो सेना के अंदर भर्ती होना चाह रहे हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं जहाँ युवा जैसे जैसे समय बीतेगा अपने आप इसको अपना लेगा। ये बात रखनी थी मेरे को। आप लोगों के सवाल हैं, उससे फिर कुछ और बातें भी सर आ जाएंगी। 2014 में भाजपा ने जब केंद्र में आने के लिए कदम रखे हरियाणा की धरती पे हिरवाल क्षेत्र में, जब नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि 1 रैंक और 1 पेंशन, तो सत्ता में आने के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन की बात कहेगी, तो आज वो पेंशन भी खत्म हो चुकी है और नौकरी भी कच्ची है। आज उसको मॉडिफाई या एडवांसमेंट जरूरत है। 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात है, मेरे पिताजी स्वयं 84 के अंदर रिटायर हुए थे। 73 तक 1 रैंक 1 पेंशन ही मिला करती थी सेनाओं में। कांग्रेस सरकार ने 73 के अंदर 73 में 1 रैंक 1 पेंशन रोक दी थी और उसके बाद अभी जाके जो अभी भाई साहब ने बताया कि 14 के अंदर हमारा ये चुनाव का एक घोषणा थी कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो 1 रैंक 1 पेंशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुई
लाखों रुपए तो मेरे पिताजी को स्वयं को मिले हैं और बड़े खुश हुए, और ऐसे उनके साथी या उनके आजू बाजू के जो सैनिक थे वो बड़े खुश हुए। 2 या 3 पॉइंट को लेके लोग इसमें शोर करते रहते हैं। आप 98% चीज़ को नहीं देख रहे, वो 1 या 2 पॉइंट को लेके शोर मचा रखा है। इतनी ही बात है इसके अंदर। नहीं सर, आप कह रहे हो 17.5 साल का बच्चा वहाँ चला जाएगा, 21 का वो वापस आ जाएगा, फिर उसको राज्य सरकार नौकरी देगी। नहीं। तो आप आर्मी पक्की नौकरी क्यों नहीं देते? आज युवा को ये 2-2 नौकरियां क्यों करनी पड़ेगी? 21 का नहीं कहा है मैंने, ये कहा है कि 17.5 से लेके 21 वर्ष तक का जो एज ब्रैकेट का होगा वो एलिजिबल है वहाँ पे जाने के लिए, ये बात कही है मैंने। उसमें से 40 साल की है, उसमें से आज के दिन जो घोषणा है उसके हिसाब से उनमें जो 4 साल के लिए जाएंगे, 25% जो बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, मेरिट के आधार पे जो बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, वो सेना उनको परमानेंट एब्जॉर्ब करने का ऑप्शन देगी। बल्कि अब तो ये बात आ रही है कि भाई अगर सबको 100% नौकरी दे देगी, क्योंकि सेना में शायद कोई ऑप्शन ही ना देगी जी हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। लंबे समय से सर सेना में भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? युवा है वो एवरेज हो रहे हैं। कोरोना की वजह से रुकी थी, कोरोना अभी पीछे आ गया था, उसने पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत परेशानी आई, और उसी का एक कारण ये भी था कि भाई उस समय ये जो भर्तियां थी वो रुक गई थी, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आते हैं, वो दौड़ते हैं, फिजिकल उनका कांटेक्ट हो जाता है, तो कोरोना स्प्रेडर ना हो जाए इस तरह का एक इवेंट, इसलिए उस समय रोक दी गई। सर आपने कहा अभी 4 साल का पीरियड बहुत कम है, इसलिए पेंशन का प्रावधान नहीं बन सकता, बहुत कम पीरियड होता है। एक जवान सीमा पे मौत के मुंह में खड़ के 4 साल बिताता है, उसको तो पेंशन आप नहीं दे रहे, और एक विधायक जो ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा है 5 साल, उसको पेंशन दे रहे हो, फिर वो पेंशन किस बात की है? इसमें तो खूब बातें चल रही हैं कि भाई कई पेंशन ले रहे हैं, ये सरकार के लेवल की चीज़ है। पर जहाँ तक ये मैंने अभी बात की, जो भी जा रहे हैं वो सेवा भाव से जा रहे हैं सेना के अंदर, कोई वो प्रोफेशन के तौर से नहीं जा रहे। जो कंटिन्यू करेंगे उनको पेंशन मिलेगी, उनको बाकी सुख सुविधाएं मिलेंगी। जो बाहर आके दूसरी नौकरी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे उनको वहाँ के हिसाब से मिलेगा।